Hello everyone. Hello. Hope every one of you is doing fantastic. I am your instructor for this course of design of steel structure, and today is our second class on this course. So before beginning this class I would like to have a small recall session of the last class. पिछली क्लास में क्या पढ़ा था उसको एक बार 2 मिनट के अंदर हम लोग जरा रिकॉल कर लेते हैं ताकि हम लोग कंटिन्यूटी बना पाए। ठीक है, तो पिछली क्लास में हमने ये एक स्लाइड देखी थी। मैंने आपको बताया था कि हम लोग स्टील के स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बारे में पढ़ेंगे, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, शेप फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे। ये दोनों चीजें पिछली क्लास में कवर हो गई थी, ये चीज बच गई थी, तो उसको हम आज की क्लास में कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, फिर मैंने आपको ये स्ट्रेस स्ट्रेन का एक कर्व बताया था माइल्ड स्टील का, इसके सारे पॉइंट्स के बारे में बताया था पिछली बार में, है ना। और फिर मैंने आपको नेक्स्ट स्लाइड में मैंने आपको ये जो अजम्पशंस होते हैं प्लास्टिक एनालिसिस के, इनके बारे में बताया था। ये 5 अजम्पशंस के बारे में बताया था। मैंने ये भी बताया था कि ये जो 5वां अजम्पशन है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बाइलिनियर होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट अजम्पशन है। इसके बेसिस पे पूरा प्लास्टिक एनालिसिस चल रहा है ना। तो ये मैंने आपको बताया था। फिर मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको ये बताया था कि बाइलिनियर जो कर्व होता है वो कैसा दिखाई देता है। ये हमारा आइडियलाइज्ड कर्व होता है, वो हमारा एक्चुअल कर्व होता है स्ट्रेस स्ट्रेन का। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने पिछली क्लास में आपको बताई थी। फिर मैंने आपको स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया था कि जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कैसे होता है, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन का जो कर्व होता है वो कैसा है, वह स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन का जो कर्व होता है वो कैसा होता है, वर्किंग स्ट्रेस में कैसा होता है, यील्ड स्ट्रेस में कैसा होता है, फिर इलास्टोप्लास्टिक बिहेवियर क्या होता है, फिर प्लास्टिक बिहेवियर क्या होता है। देन आई हैव ऑल्सो टोल्ड यू अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लास्टिक हिंज, थोड़ा बहुत आइडिया दिया था मैंने। आज मैं इसी से आगे आपको बताऊंगा। तो प्लास्टिक हिंज वाला जो कॉन्सेप्ट है ये मैंने बताया था कि एक अज्यूम्ड बिहेवियर होता है जो एक स्ट्रक्चर शो करता है जब हम उसको लोड कर देते हैं उस पॉइंट तक जब उसके इंटरनल जितने भी फाइबर हैं वो यील्ड कर जाए। उसके बियॉन्ड तो उसके क्षमता खत्म हो जाती है। ठीक है, तो उस पॉइंट पे जो बिहेवियर वो शो करना शुरू करता है दैट बिहेवियर इज नोन एज प्लास्टिक हिंज बिहेवियर। ठीक है, तो ये मैंने आपको सारी बातें पिछली क्लास में बताई थी। होप यू पीपल हैव लाइक दैट लेक्चर और hope you people will like today's lecture as well. So let's begin with today's lecture. So this is me Shashank Awasthi. As you all know, आज हमारी दूसरी क्लास है स्टील स्ट्रक्चर की। हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। लेट्स बिगिन। सो आज की क्लास में कहाँ से हमें शुरुआत करनी है, तो देखिए पिछली क्लास में आई हैव टोल्ड यू अबाउट अ फ्यू थिंग्स एंड दोज फ्यू थिंग्स आर दैट there is something which is known as working stress condition, there is something which is known as yield stress condition, and there is something which is known as plastic state. Plastic state. आप कहोगे सर ये चीजें कहाँ पढ़ी थी, ये चीजें कहाँ पढ़ी थी? ये चीजें बेटा हमने वहां पढ़ी थी जब हमने वो 3 स्ट्रेस के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ा था। पहला स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा होता था जब जो मैक्सिमम स्ट्रेस था वो वर्किंग स्ट्रेस के बराबर था। दूसरा स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा था जब जो ये मैक्सिमम स्ट्रेस था ये यील्ड स्ट्रेस के बराबर था। तीसरा स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन तो हमने इलास्टोप्लास्टिक, बेसिकली इलास्टोप्लास्टिक वाला जो जोन है ना वो इंटरमीडिएट जोन होता है। मतलब इस यील्ड जोन और इस प्लास्टिक मतलब यील्ड जोन नहीं, सॉरी, यील्ड बिहेवियर और इस प्लास्टिक बिहेवियर के बीच का जो होता है दिस इज द इलास्टोप्लास्टिक। तो इलास्टोप्लास्टिक का मोस्टली हम जो यूजेज है उसको एनालिसिस में करते हैं, पर हमें अभी इस पॉइंट पे जब हम कुछ टर्मिनोलॉजीज पढ़ेंगे तब हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। हम इसको और इसको इन तीनों कंडीशंस को कंसिडर करेंगे। तो यही मैंने बताया था कि ये वर्किंग स्ट्रेस वाली कंडीशन है, ये यील्ड स्ट्रेस वाली कंडीशन है, ये प्लास्टिक वाली कंडीशन है। ठीक है, तो अभी के लिए हम इस इंटरमीडिएट स्टेज को अभी कंसिडर नहीं करेंगे। पहले इन तीनों को यूज करके कुछ चीजों को डिफाइन करने की आवश्यकता है। सम इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज
कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को डिफाइन करना है। तो इंपॉर्टेंट टर्म्स को डिफाइन करना शुरू करते हैं। तो पहला टर्म है दैट इज सेफ मोमेंट। सेफ मोमेंट और वर्किंग मोमेंट, ये पहला टर्म है हमारे पास। सेफ और वर्किंग मोमेंट क्या होता है? सेफ और वर्किंग मोमेंट का जो फॉर्मूला है वो इस प्रकार से कुछ नजर आता है। अब ये चीज देखी हुई होगी, कहीं ना कहीं तो देखी होगी, ये चीज कहीं ना कहीं तो देखी होगी हमने। ये चीज कहीं देखी है? आपके लोगों के चेहरे में एक मुस्कुराहट आ गई होगी, क्योंकि ये चीज देखी है हमने, बिल्कुल देखी है, रूबरू हो चुके हैं हम इस चीज से। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हमने प्योर बेंडिंग के केस में ये वाला फॉर्मूला तो देखा ही था। ये वाले फॉर्मूले के बिना तो जीवन अधूरा है भैया। इस फॉर्मूले को देखा था हमने। इसी फॉर्मूले पे फिर हमने क्या किया, y को यहां ले गए, फिर y को यहां लेके हम आए तो हमें क्या पता चला, सॉरी y को यहां नहीं ले गए, i को यहां ले आए, और फिर पता क्या चला, m इज इक्वल टू सिग्मा इंटू आई बाई वाई, और i बाई वाई को फिर मैंने रिप्रेजेंट कर दिया z से, जहां z हमारे पास होता है सेक्शन मॉडुलस। सेक्शन मॉडुलस ये चीज हम पढ़ चुके हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। मैंने पिछली बार भी कहा था, स्टील को समझने के लिए पहले स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का एक बहुत अच्छा ज्ञान होने की आवश्यकता है। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अपने कॉन्सेप्ट्स को पहले बहुत स्ट्रॉन्ग कीजिए, तब आपको स्टील के सारे कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आएंगे। तो यही फॉर्मूला था m इज इक्वल टू सिग्मा इंटू वाई, इसको मैंने यहां लिख दिया। क्यों? क्योंकि सर आप बिल्कुल ध्यान से देखना, इस पॉइंट तक यानी जब तक वो वर्किंग और यील्ड कंडीशन तक पहुंचेगा, इस पॉइंट तक अगर मैं उस मेंबर को लोड करता हूं तो उस मेंबर की जितनी भी स्टडी होती है वो हम करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। वो हम करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। यानी अगर किसी का स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम लीनियर है तो उस केस में जो उसकी स्टडी होगी वो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के सब्जेक्ट में कवर होती है। और इसके बियॉन्ड की जो स्टडी होती है ये होती है प्लास्टिक एनालिसिस में कवर। प्लास्टिक एनालिसिस में कवर होती है। समझ रहे हैं ना मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं? तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का एक और नाम भी तो फिर रखा जा सकता है, एक और नाम भी तो रखा जा सकता है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट का। वो नाम ये नहीं रख सकते क्या? इलास्टिक एनालिसिस नहीं कह सकते इसको? हाँ सर बिल्कुल कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? इलास्टिक एनालिसिस मतलब वो एनालिसिस जिस एनालिसिस में मटेरियल इलास्टिक बिहेवियर शो करे वो इलास्टिक एनालिसिस, और वो एनालिसिस जिसमें मटेरियल प्लास्टिक बिहेवियर शो करे वो प्लास्टिक एनालिसिस। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही सर, बिल्कुल यही तो बात है। बात है कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के जितना भी एनालिसिस है वो इलास्टिक बिहेवियर शो करने वाले मटेरियल ही उसमें यूज होंगे, प्लास्टिक उसमें बिहेवियर नहीं हम लोग कंसिडर करते। ठीक है, तो यहां से हमें एक नई ज्ञान की प्राप्ति हुई कि उस ज्ञान से हमें ये समझ में आया कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को एक नया नाम भी दिया जा सकता है, दैट इज इलास्टिक एनालिसिस। ठीक है, अच्छा तो अब आते हैं दोबारा उन इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज पे। तो इंपॉर्टेंट टर्म में जो पहला टर्म था वो था सेफ मोमेंट या वर्किंग मोमेंट, जिसका फॉर्मूला मैंने यहां लिखा है m इज इक्वल टू एफ इंटू जेड। एफ यहां पे है हमारे पास वर्किंग स्ट्रेस। वर्किंग स्ट्रेस, अब आप कहेंगे सर वर्किंग स्ट्रेस क्या है? तो सर ये वाला जो मैक्सिमम स्ट्रेस है जो सबसे आउटर मोस्ट फाइबर में हमें वर्किंग लोडिंग कंडीशन में देखने को मिलता है, उस स्ट्रेस को, उस मैक्सिमम स्ट्रेस को ही मैं कहूंगा कि दैट इज द वर्किंग स्ट्रेस। ठीक है, मूविंग ऑन अगले टर्म पे चलते हैं। मैं चाह रहा हूं कि मैं यहीं पे लिखूं अगला टर्म, जिससे क्या है कि चीजों की कनेक्टिविटी बन सके। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू define this term in this. The next term which I would like to tell you about is safe moment के बाद आता है हमारे पास yield moment।
यील्ड मोमेंट जो होता है दिस इज Fy इंटू जेड। अब आप ये मुझसे नहीं पूछ सकते हैं कि ये चीजें क्या है। यील्ड मोमेंट कैपेसिटी वो कैपेसिटी है जहां पे हमने मटेरियल को इतना लोड कर दिया कि उसकी आउटर मोस्ट फाइबर में जो स्ट्रेस है वो मैक्सिमम स्ट्रेस की वैल्यू यील्ड स्ट्रेस के बराबर हो गई। ठीक है, तो हमने कुछ नहीं किया, हमने इसी फॉर्मूले में F यानी वर्किंग स्ट्रेस को रिप्लेस कर दिया है। किससे? यील्ड स्ट्रेस से। किससे रिप्लेस कर दिया है? यील्ड स्ट्रेस से। और Z वैसा का वैसे ही बना हुआ है, Z वैसा का वैसे ही बना हुआ है, Z अभी भी सेक्शन मॉडुलस है। अच्छा, सेक्शन मॉडुलस के कुछ फॉर्मूले तो याद ही होंगे ना आपको। सेक्शन मॉडुलस इक्वल टू I बाय वाई नाम की एक चीज होती है, इसके कुछ फॉर्मूले याद है अपने को? जो रेक्टेंगुलर बीम के लिए आप लोग BH स्क्वायर बाय 6 एक फॉर्मूला था। तो हाँ, तो ये जो सारे फॉर्मूले हैं ना, इनमें से एक या दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। किसके? रेक्टेंगुलर बीम का फॉर्मूला आप याद रख लीजिए कि Z की वैल्यू कितनी होती है रेक्टेंगुलर बीम के लिए। एक आप याद रख लीजिए सर्कुलर सेक्शन के लिए। देखिए, मैं यहां इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि ये सब चीजें मैं अज्यूम करूंगा कि आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ी होंगी। मैं बस ये बता रहा हूं कि इन सब चीजों को, इन वैल्यूज को, इन Z की वैल्यू को हमें याद रखना है, ताकि हम जब गेट के पेपर में जब क्वेश्चन जब सॉल्व करें तो क्या हो, हमारे पास उन क्वेश्चन को सॉल्व करने की जो एफिशिएंसी है वो बढ़ सके। तो कुछ रिजल्ट को हमें डायरेक्टली याद रखने में ही भलाई है। कॉन्सेप्ट तो समझने हैं, लेकिन साथ साथ में रिजल्ट भी याद रखना जरूरी है। ठीक है, सो मूविंग फॉरवर्ड, तीसरा जो मेरे पास वो है, तीसरी जो मेरे पास वैल्यू है, दैट इज द वैल्यू ऑफ, अब मैं अगली स्लाइड पे इसको ले जाता हूं। ठीक है, सो द नेक्स्ट स्लाइड पे तो जो तीसरा टर्म है हमारे पास, दैट टर्म इज प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी। ठीक है, वो सब कैपेसिटीज हैं, मतलब ये मैक्सिमम मोमेंट्स है जिस पॉइंट पे वो बिहेवियर शो करता है, यानी वर्किंग बिहेवियर और यील्ड बिहेवियर और प्लास्टिक बिहेवियर। तो ये कैपेसिटीज हैं उस सेक्शन की। ठीक है, तो इससे भी हम रिप्रेजेंट करेंगे MP इज इक्वल टू Fy इंटू ZP। ठीक है, ये प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी जो है, दिस इज करस्पॉन्डिंग टू दिस स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज द न्यूट्रल, दिस इज द न्यूट्रल एक्सिस। ये जो आखिरी वाला स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको बताया था ना पिछली बार क्लास में, ये वो वाला है। इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है इस कंडीशन में कि उस क्रॉस सेक्शन के अंदर, ये जैसे क्रॉस सेक्शन है हमारे पास, इस क्रॉस सेक्शन के अंदर वाले जितने भी फाइबर हैं, यानी यहां से ऊपर से लेकर नीचे तक के ये जितने भी फाइबर हैं, ये सभी फाइबर यील्ड कर जा रहे हैं, यानी सभी फाइबर में जो स्ट्रेसेस हैं वो यील्ड स्ट्रेस के बराबर ही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अब इस पॉइंट के बाद इस मेंबर की अंदर ऐसा कोई भी फाइबर नहीं है जो यील्ड ना हुआ हो। और इस पॉइंट के बाद मैंने कल आपको बताया था कि इस स्टेज के बाद भी अगर मैं एक्स्ट्रा और लोडिंग लगाता हूं तो एक प्लास्टिक हिंज जैसा मैकेनिज्म डेवलप हो जाता है। ये चीज मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताई थी, है ना। तो अब इस पॉइंट को मैं कैसे डिफाइन करूंगा कि इस इतने लोड तक ही हमें से लोड करना है। तो जब बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू मेरे पास, बेंडिंग मोमेंट क्या होता है? एक्सटर्नली अप्लाइड मोमेंट, यानी ये वो मोमेंट होता है जो ट्रांसवर्स लोडिंग लगाने की वजह से उस मेंबर के ऊपर एक्सटर्नली अप्लाई हो रहा है। और MP क्या है? MP इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस विच कैन बी ऑफर्ड बाय द सेक्शन। देखो समझो मेरी बात को, ये कॉन्सेप्ट है दादा, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट कैसे है कि वी नो दैट इन अ बीम हमारे पास एक बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनता है। अब ये तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में सबको पता है, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है ये भी पता है, WL²/8 होती है। ठीक है, ये भी पता है। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जो मैक्सिमम वैल्यू है बेंडिंग मोमेंट की, ये वैल्यू ये है, यानी WL²/8
अब प्रॉब्लम ये है कि ये एमपी की वैल्यू से या तो कम होनी चाहिए या तो बराबर होनी चाहिए अगर हमें सेफ कंडीशन चाहिए तो। उसकी वजह ये है कि अगर ये एमपी पे पहुंच जाएगा यानी WL²/8 अगर एमपी के बराबर हो जाएगा तो क्या होगा कि इस प्रकार का स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन हमें देखने को मिलेगा। और इस प्रकार के स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन देखने के बाद मैंने आपको कहा है कि इसके जस्ट बाद में अगर थोड़ा सा भी बेंडिंग मोमेंट को मैं बढ़ा दूं थोड़ा सा भी तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा कि एमपी की वैल्यू तो फिक्स्ड है, मैक्सिमम वैल्यू तो फिक्स्ड है, इसके बियॉन्ड अगर ये पहुंच गया तो क्या होगा कि उसके इंटरनल फाइबर्स में रोटेशन देखने को मिलेगा और दिस विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ अ मैकेनिज्म के बारे में डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। अभी इतना समझो कि मैकेनिज्म इज अ काइंड ऑफ कोलैप्स सिचुएशन, एक कोलैप्स जैसी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी क्योंकि उस सेक्शन के अंदर इस लोडिंग को लेने की क्षमता खत्म हो चुकी है। प्लास्टिक हिंज वो स्टेज होता है, मैं दोबारा बोलूंगा, बार बार बोलूंगा कि प्लास्टिक हिंज वो स्टेज होता है जिस स्टेज में उस मटेरियल के लोड लेने की क्षमता अब खत्म हो चुकी है। वो मटेरियल अब एक हिंज की तरह एक्ट कर रहा है और आपको पता है कि एक हिंज वो पॉइंट होता है, वो एक पॉइंट होता है उस पर्टिकुलर मेंबर में जिस पॉइंट के अंदर रेजिस्टेंस देने की क्षमता नहीं होती। हिंज कभी रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस प्रोवाइड नहीं करता, ठीक है। तो अब क्योंकि एक मेंबर है यहां पे एक्चुअली में हिंज नहीं है लेकिन हिंज जैसा बिहेवियर हम देख पा रहे हैं, इसीलिए हमने इस बिहेवियर का नाम दे दिया प्लास्टिक हिंज। इस बिहेवियर का नाम दे दिया प्लास्टिक हिंज। समझ गया मेरी बात को मैं क्या बोल रहा हूं? तो थोड़ा सा जरा रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या पढ़ा है? हमने तीन चीजों के बारे में पढ़ा है यहाँ पे। पहली चीज हमने पढ़ी कि सेफ मोमेंट और वर्किंग मोमेंट क्या है। फिर हमने पढ़ा यील्ड मोमेंट क्या है। ये सब कैपेसिटीज हैं, ये वर्किंग मोमेंट कैपेसिटी, यील्ड मोमेंट कैपेसिटी, ठीक है। यानी इस पॉइंट तक अगर बेंडिंग मोमेंट पहुंचता है, इस वैल्यू तक अगर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू हो जाती है तो मैं कहूंगा कि वो यील्ड कर गया। इस तक होगी तो वो वर्किंग में रहेगा। देखो इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका बताऊं, इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? मान लो कि बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू 5 थी, फिर 10 थी, फिर 15 थी और मेरे पास बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू नहीं, मान लो कि मेरे पास इसकी सेफ मोमेंट की वैल्यू, मेरे पास यील्ड मोमेंट की वैल्यू और मेरे पास प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी की वैल्यू, ये तीनों वैल्यूज मेरे पास, क्योंकि ये तीनों तो कुछ वैल्यूज है ना, तो ये जो तीनों वैल्यूज हैं ये मेरे पास इतनी थी, ठीक है। तो अब बात क्या हुई कि अगर मेरे पास बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू बढ़ रही है, मान लो कि मैंने बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू 2 से शुरू करी, यानी 2 किलोन्यूटन पर मीटर, सॉरी पर मीटर नहीं, 2 किलोन्यूटन मीटर, ठीक है, क्योंकि ये मोमेंट है ना। तो 2 किलोन्यूटन मीटर से मैं इसकी वैल्यू को बढ़ाता चला जा रहा हूं, तो जब ये 5 तक पहुंचेगा तब तक कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सेफ है सर, कोई दिक्कत नहीं है, वर्किंग कंडीशन में है, आराम से सेक्शन रेजिस्टेंस दे देगा और थोड़ा बहुत डिफ्लेक्शन आएगा लेकिन चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये 10 तक पहुंचेगा, हम लोड और बढ़ाएंगे तो बेंडिंग मोमेंट और बढ़ेगा, तो ये 10 तक पहुंचेगा, तो क्या होगा, अब उसके इंटरनल फाइबर में जो उसके टॉप मोस्ट फाइबर है उसमें कंप्लीट यील्डिंग आना शुरू हो जाएगी, यानी टॉप मोस्ट फाइबर सैचुरेट हो चुका है, अब वो इससे ज्यादा यील्ड नहीं कर सकता। और फिर क्या होगा, और बढ़ाऊंगा तो मान लो कि अगर वो 15 तक पहुंच गई, तब क्या होगा कि उसके अंदर के सभी फाइबर यील्ड कर जाएंगे। अब इसके बाद तो भैया कुछ नहीं हो सकता, अंत की शुरुआत है, बिल्कुल अंत हो चुका है इस चीज का। समझ रहे हैं आप मेरी बात? So this was all which I would like to tell you about the 3 moment capacities of the cross section. Hope you people have understood it. Now we are going to move forward to the next topic. ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दी सारी बातें। अब प्लास्टिक मूवमेंट के बारे में थोड़ा सा और डिस्कशन, एक और चीज रह गई थी जो मैं आपको बताना भूल गया यहाँ पे, वो और मैं आपको समझा देता हूँ प्लास्टिक मूवमेंट के बारे में। प्लास्टिक मूवमेंट के बारे में आपको एक चीज पेक्यूलियर नहीं लगी, पेक्यूलियर यानी थोड़ी सी स्ट्रेंज चीज नहीं लगी? देखो इन दोनों वैल्यूज में, यानी हमारे पास इस वैल्यू में my की वैल्यू में z की वैल्यू सेक्शन मॉडुलस के बराबर है, सेफ मोमेंट की वैल्यू में z की वैल्यू सेक्शन मॉडुलस के बराबर है। ये दोनों सेक्शन मॉडुलस तो सेम है, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी में जो z है ये z नहीं है, ये zp के बराबर है, ये zp के बराबर है। और ये zp है
इसकी वैल्यू कुछ अलग होती है, इसकी वैल्यू कुछ अलग होती है। दिस इज द प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस एंड दिस वैल्यू इज डिफाइंड बाय फॉलोइंग फॉर्मूला, दैट इज a/2 y1 बार प्लस y2 बार। देखिए मैं यहां पे ज्यादा डेरिवेशंस पे इसलिए नहीं जा रहा हूं बिकॉज इन द गेट एग्जामिनेशन एंड इन ESE एग्जामिनेशन what you should remember is that both these examination ESE prelims, मैं prelims की बात कर रहा हूं, both these examinations are objective in nature। तो ऑब्जेक्टिव मतलब ये होता है कि इन एग्जामिनेशन में हमारे पास दो प्रकार के सवाल प्रीडोमिनेंट होते हैं। पहला सवाल होता है रिजल्ट बेस्ड, यानी डायरेक्ट आपको इस रिजल्ट को याद रखना है और इस रिजल्ट को अप्लाई करना है। वहां पे वो थोड़ा बहुत क्या करेंगे, कंडीशंस को वेरी कर देंगे और इसको अप्लाई करके आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना आना चाहिए। एंड द सेकंड वन इज द कॉन्सेप्चुअल सवाल। कॉन्सेप्चुअल सवाल होते हैं वहां पे। कॉन्सेप्चुअल मतलब क्या कि आप लोगों को इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के वो लोग दे देंगे, ठीक है, तो आपको उसी के कॉन्सेप्ट को पकड़ के, और उसको फॉर्मूला यही रहने वाला है, बस क्या होगा कि इसमें थोड़ा बहुत वो लोग चेंज कर देंगे, जैसे क्रॉस सेक्शन चेंज कर देंगे, ठीक है, मैं भी बताऊंगा थोड़ी देर बाद। तो ये दो ही विधाएं होती हैं जिससे सवाल बनते हैं गेट के एग्जामिनेशन में। और गेट, बिल्कुल दिमाग में एक बात क्लियर रखो, गेट एक ऐसा एग्जामिनेशन है जो आपको रट्टू तोता नहीं बनाना चाहता। आपको रटना नहीं है चीजों को, आपको रिजल्ट्स को समझना है और उनको अप्लाई करना सीखना है। समझ रहे हैं मेरी बात? वो एप्लीकेशन हम तभी सीख पाएंगे जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तभी मैं आपसे कहता हूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। समझ रहे हैं मेरी बात? चलिए, बहुत हो गया अब ज्ञान, आगे बढ़ते हैं। सो सेक्शन मॉडुलस जैसे मैंने अभी बताया, दिस इज इक्वल टू a/2 इंटू y1 बार प्लस y2 बार। ठीक है, अब मैं यहाँ पे दो चीजें बता रहा हूं, एक तो है प्लास्टिक वाली और एक है यील्ड वाली। ये दो चीजों को आप लोग कंपेयर करते हैं कि ये दोनों में है क्या। z इज इक्वल टू I/y होता है इसके केस में, ठीक है। यहाँ पे F इज इक्वल टू, यानी जो मैक्सिमम स्ट्रेस है वो यील्ड स्ट्रेस के बराबर है। यहाँ पे भी F इज इक्वल टू Fy के बराबर है। यहाँ पे मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी जो होती है वो होती है Fy इंटू Zp। यहाँ पे मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी जो होती है दिस इज Fy इंटू Z। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं। ठीक है, अब मैं आपको क्या बताऊंगा, यहाँ पे जो न्यूट्रल एक्सिस होता है वो क्या करता है, वो क्रॉस सेक्शन को डिवाइड करता है दो इक्वल हिस्सों में, इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देता है। यानी अगर क्रॉस सेक्शन को देखा जाए तो ये जो न्यूट्रल एक्सिस है, ये मैंने स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन का एक कर्व अभी बनाया था, ये तो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है ही। तो ये जो न्यूट्रल एक्सिस है मेरे पास, ये यहाँ पे कौन सी, ये वाली जो है मेरे पास न्यूट्रल एक्सिस, ये यहाँ पे ये क्या करेगी, ये ऊपर का जो एरिया होगा और ये जो नीचे का जो एरिया होगा, ये दोनों एरिया बराबर होंगे। यानी A1 विल बी इक्वल टू A2। ये बात हमें याद रखनी है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आ चुके हैं। यानी प्लास्टिक कंडीशन पे जब वो सेक्शन पहुंच जाएगा तब वो न्यूट्रल एक्सिस जो रहेगा वो उसको दो बराबर के हिस्सों में बांट देगा। ठीक है, तो A1 इज इक्वल टू A2, और ये A1 इज इक्वल टू A2 किसके बराबर होगा, ओवरऑल सेक्शन के आधे के बराबर होगा। यानी अगर ओवरऑल सेक्शन A के बराबर है तो ये जो ओवरऑल सेक्शन डिवाइड बाय 2 होगा, ये A1 इज इक्वल टू A2। अब देखो समझ में क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए। देखो जरा, ये जो A/2 है ये यही A/2 है। यानी हम ये कह सकते हैं कि A/2 इज नथिंग बट द हाफ एरिया which this neutral axis has cut this total cross section into। ठीक है, ये रहता है। अब अपन लोग आगे बढ़ते हैं। इसके केस में, यानी जो सेकंड वाला है, जो यील्ड वाला केस है, इसके केस में जो न्यूट्रल एक्सिस होता है, इट passes through the
passes through the center of gravity of the क्रॉस सेक्शन। समझ रहे हैं मेरी बात को? बहुत बहुत डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। यहीं पे फंसोगे पेपर में, यहीं पे बिल्कुल गड्ढा है, गिर जाओगे और फिर सवाल बिल्कुल गलत हो जाएगा और फिर बोलोगे अवस्थी सर ने बताया नहीं था, अवस्थी सर ने बताया था। ठीक है, तो यहां पे जरूरी नहीं है कि ऊपर का एरिया और नीचे का एरिया ये बराबर हो, जरूरी नहीं है, मैं बोल रहा हूं। तो मेरी शब्दों को पकड़ो, शब्दों को ही तो पकड़ना है, जरूरी नहीं है। मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन प्लास्टिक एनालिसिस में ये होना अनिवार्य है। इट इज नेसेसरी, इट होना ही पड़ेगा। लेकिन यहां पे जो न्यूट्रल एक्सिस है, वो न्यूट्रल एक्सिस को दो हिस्सों में बांटेगी और ये जो दो हिस्से हैं, ये दो हिस्से एक दूसरे के बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। लेकिन शर्त ये है कि न्यूट्रल एक्सिस सीजी से पास करेगा। ये चीज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में वैलिड होती है, तो यील्ड मोमेंट तक, यानी यील्ड पॉइंट तक जब हम उस मटेरियल को यील्ड को लोड करते हैं, तब तक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का मैकेनिज्म, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की स्टडी, ये चीजें चलेंगी। और प्लास्टिक वाले में जब हम उसे पहुंच जाएंगे तब हम प्लास्टिक एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो न्यूट्रल एक्सिस बेसिकली शिफ्ट हो जाता है। पहले न्यूट्रल एक्सिस क्या रहेगा, देखो पहले ये आएगी कंडीशन यील्ड वाली, फिर प्लास्टिक वाली आएगी, मैंने बताया था कल वाले उसमें, है ना। तो पहले तो न्यूट्रल एक्सिस सीधी से पास कर रहा था, लेकिन और मैंने लोडिंग बढ़ाई तो देखा क्या कि न्यूट्रल एक्सिस शिफ्ट हो गया और उस पॉइंट पे आ गया जिस पॉइंट के बाद ये इसको दो हिस्सों में बराबर तोड़ने लगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है सब लोगों को मैं क्या कह रहा हूं? So this was a comparison between the plastic condition and the plastic behavior and the yield behavior of the same cross section। देखो क्रॉस सेक्शन नहीं बदला है, क्रॉस सेक्शन तो आत्मा है, आत्मा थोड़ी बदलती, शरीर बदलते चले जाते हैं समय के साथ। समझ रहे ना मेरी बात को? गीता में क्या लिखा है कि आत्मा वही रहेगी, शरीर आप बदल देंगे। सिमिलरली वही कॉन्सेप्ट यहां पे देखने को मिल रहा है। देखिए बिल्कुल सेम है। क्या है? क्रॉस सेक्शन वही रहा, लेकिन यील्ड जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है वो बदल गया। लोडिंग बढ़ती चली जाती है तो आत्मा वही रहती है, लेकिन शरीर बदलता चले जाता है, हम बूढ़े होते चले जाते हैं, ऐसा है। तो वही चीज है कि क्रॉस सेक्शन वही का वही बना हुआ है, लेकिन जो कंडीशन है, जो यील्ड की, जो स्ट्रेस की जो कंडीशन है वो बदल गई है। कितनी खूबसूरत एनालॉजी है कि नहीं? सो ये थोड़ी बहुत बातें ज्ञान की हम भी बीच बीच में कर लेते हैं। चलिए मूविंग फॉरवर्ड, अब हम यहां पे यील्ड वाली कंडीशन को अब हम रोक देंगे। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी इन मोर डिटेल। अब मैंने Fy के बारे में बता दिया, Zp के बारे में बता दिया, तो Zp में मैंने ये बता दिया। अब Zp के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि Zp होता क्या है। दैट इज प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस इज इक्वल टू a/2 इंटू y1 बार प्लस y2 बार। अब ये है क्या चीज? ये है सर ये कि बेसिकली दिस एरिया इज a/2, this area is a/2 because we know that the neutral axis divides this area into two equal halves, so both these areas are equal. Suppose the center of gravity of these areas are this C1 and C2, and the distance of the center of gravity from the neutral axis is y1 and y2, then we can directly use this formula, that is y1 is the distance of center of gravity of the top half from the neutral axis and y2 is the distance of the center of gravity from the bottom half from the neutral axis। ठीक है, तो ये चीजें हमें पता होनी चाहिए, यानी ऊपर के हिस्से की सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डिस्टेंस न्यूट्रल एक्सिस से और नीचे के हिस्से की सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डिस्टेंस न्यूट्रल एक्सिस से, ये दोनों चीजें जब हमें मिल जाएंगी और इस ओवरऑल एरिया के आधे से जब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे पास जो वैल्यू मुझे प्राप्त होगी, दैट वैल्यू इज नोन एज द सेक्शन मॉडुलस। दैट वैल्यू इज नोन एज द सेक्शन मॉड्यूलस, प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस, टू बी वेरी प्रिसाइज प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस क्या होता है। समझ रहे हैं मेरी बात को?
समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं मेरी बात को, ये चीज होती है, ठीक है ना। अब इसी से कहानी थोड़ी सी रिवाइंड करते हैं। ये मैंने आपको बता दिया कि प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस क्या होता है क्या नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए थोड़ी सी कहानी को जरा रिवाइंड करें। मैंने आपको इसके पहले वाली क्लास में, इसकी पहले वाली स्लाइड में बताया कि एमपी की वैल्यू होती है एफ वाई इंटू जेड पी के बराबर। अब आपको दोनों टर्म समझ में आ गए होंगे। ये यील्ड मोमेंट कैपेसिटी होती है, सॉरी ये यील्ड स्ट्रेस होता है, ये होता है जेड पी के बराबर, ये होता है यील्ड स्ट्रेस, ये होता है सेक्शन मॉडुलस के बराबर, ठीक है, ऐसा है। अब मैं एक नया टर्म आपके सामने फेंकने वाला हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनना। नया टर्म क्या है? नया टर्म क्या है जो आज के लेक्चर की जान है? नया टर्म दैट इज द शेप फैक्टर। नया टर्म दैट इज द शेप फैक्टर। शेप फैक्टर, अब यहां से इतना समझ में आ गया तो शेप फैक्टर समझना बहुत आसान है। शेप फैक्टर इज नथिंग बट इट इज द रेशियो ऑफ द plastic moment capacity to the yield moment capacity, which is nothing but Fy into Zp divided by Fy into Z। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने गंदा सा लिख दिया है तो उसको थोड़ा मैं मिटा के यहाँ पे कर दूं। ये बेसिकली फॉर्मूला तो मैं इससे पहले वाली स्लाइड में मैं बता चुका हूँ। देखो मुझे ये दोबारा से ज़्यादा इसमें जोर देने की जरूरत नहीं है। ये फॉर्मूले मैंने इसके पहले वाली स्लाइड में बताया ना मैंने अभी, देखो यही वाला तो फॉर्मूला है, एमपी का फॉर्मूला और एम वाई का फॉर्मूला है ना, तो मैंने इसी फॉर्मूले को यहाँ लिख दिया। तो शेप फैक्टर इज नथिंग बट इट इज द रेशियो ऑफ द प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी टू द यील्ड मोमेंट कैपेसिटी, विच इन टर्न इज द रेशियो ऑफ दीज टू टर्म्स। इन दोनों टर्म्स में देख रहा है एफ वाई और एफ वाई कॉमन है, तो एफ वाई और एफ वाई कैंसिल कर देंगे। तो बेसिकली वी कैन ऑल्सो से दैट द शेप फैक्टर इज द रेशियो ऑफ द प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस टू द इलास्टिक या इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस, है ना, ये चीज रहती है। अब आपको यहां से सवाल आएगा गेट के पेपर में, यहां से सवाल आएगा, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि यहां से सवाल आएगा और हमें इस सवाल को सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है। मैं एक कंडीशन को यहां सॉल्व करूंगा, बाकी की जो कंडीशंस हैं वो आपको याद रखनी है और वो मैं आपको बताऊंगा आपको क्या याद रखना है, ठीक है। अच्छा एक और चीज होती है, पता है क्या, ये बहुत कम लोग शायद आपको बताएंगे। एक होता है शेप फैक्टर, एक होता है लोड फैक्टर। ये भी जान लो चलो आज बहुत, अब क्योंकि कहानी शुरू ही करी है तो कहानी पूरी खत्म करेंगे ना। लोड फैक्टर भी एक चीज होती है। अब लोड फैक्टर क्या होती है? लोड फैक्टर इज नथिंग बट इट इज द यील्ड मोमेंट कैपेसिटी टू द वर्किंग मोमेंट कैपेसिटी। अब फिर से देखो, मैंने पिछली स्लाइड में आपको ये बताया था कि शेप फैक्टर क्या होता है। शेप फैक्टर इज नथिंग बट द प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी टू द यील्ड मोमेंट कैपेसिटी, और लोड फैक्टर इज नथिंग बट यील्ड मोमेंट कैपेसिटी टू द वर्किंग मोमेंट कैपेसिटी। अब ये फॉर्मूले मैं इससे पहले वाली स्लाइडों में समझा चुका हूं, मैं डायरेक्टली ये फॉर्मूले यहां लिख रहा हूं, ठीक है। सो व्हाट एग्जैक्टली इज दिस? व्हाट एग्जैक्टली इज दिस? सॉरी, यहाँ पे एक छोटा सा एरर है। दिस इज नॉट एमपी, दिस इज नॉट एमपी, दिस इज नॉट एम वाई, दिस इज एमपी। थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी। अब सही है, हाँ। सो लोड फैक्टर इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ द प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी टू द वर्किंग मोमेंट कैपेसिटी, एंड द शेप फैक्टर इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ द प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी टू द यील्ड मोमेंट कैपेसिटी। थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी, तो ये हमें पता होना चाहिए कि ये चीज क्या है। अच्छा अब देखो क्या है, अब यहां से एक और दो टर्म और हमारे पास निकल के आते हैं। देखो ये तो लोड फैक्टर हो गया, ये हो गया शेप फैक्टर हमारे पास। यहाँ पे लोड फैक्टर की जो इज द रेशियो ऑफ द प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी टू द वर्किंग मोमेंट कैपेसिटी, एंड शेप फैक्टर इज द रेशियो ऑफ द प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी टू द यील्ड मोमेंट कैपेसिटी, ठीक है। अब इस चीज को मैं थोड़ी देर के लिए रोक देता हूं। I will stop this thing. We are going to talk about load factor first. इसको तो अभी लोग डिटेल में अभी आप लोग पढ़ेंगे। अभी आप लोग पहले लोड फैक्टर के बारे में थोड़ी चर्चा कर लें। तो लोड फैक्टर जैसे मैंने यहां लिखा, लोड फैक्टर में हमारे पास दो टर्म्स है, एफ वाई अपॉन एफ और दूसरा टर्म है जेड पी अपॉन जेड, ठीक है। अब जेड पी अपॉन जेड जो है, जेड पी अपॉन जेड जो है, ये मैंने यहां से देखो, अगर ध्यान से देखो तो शेप फैक्टर इज इक्वल टू जेड पी अपॉन जेड के बराबर तो था
था कि नहीं था? ये जो शेप फैक्टर है, क्योंकि एफ वाई तो कैंसिल हो गया, तो शेप फैक्टर तो जेड पी अपॉन जेड वाई के बराबर है। तो ये जो वैल्यू है दिस इज इक्वल टू शेप फैक्टर, अगर मैं गलत नहीं बोल रहा हूं तो, अगर मैं गलत नहीं बोल रहा हूं तो ये वैल्यू शेप फैक्टर के बराबर हो जाएगी। और एफ वाई अपॉन एफ, ये जो वैल्यू है इसको मैं कहता हूं फैक्टर ऑफ सेफ्टी, इसको मैं कहता हूं फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, मैं अभी बताऊंगा। फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज फॉर अ डक्टाइल मटेरियल, डक्टाइल मटेरियल के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी डिफाइन होती है यील्ड स्ट्रेस डिवाइड बाय वर्किंग स्ट्रेस के बराबर। ठीक है, सो इस रिलेशन से मैं क्या कह सकता हूं कि लोड फैक्टर इज नथिंग बट इट इज द रेशियो ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी टू द शेप फैक्टर। शेप फैक्टर, सॉरी रेशियो नहीं, प्रोडक्ट, यानी लोड फैक्टर इज हमें तब मिलेगा जब फैक्टर ऑफ सेफ्टी और शेप फैक्टर को हम एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब। समझ लो मेरी बात को? तो हम ये भी कह सकते हैं कि शेप फैक्टर को अगर हम डायरेक्टली फैक्टर ऑफ सेफ्टी से मल्टीप्लाई करें तो हमें एक लोड फैक्टर मिलेगा। तो ये चीज कुछ बिल्कुल भी गलत नहीं होने वाली है ना। अब एक चीज और, इस ये नया टर्म मैंने आपके सामने रखा, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है? फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज नथिंग बट द मैक्सिमम स्ट्रेस which can be induced inside the material to the working stress। अब ये मैक्सिमम स्ट्रेस क्या है? ये वैल्यू चेंज होती चली जाती है। देखो, डक्टाइल मटेरियल के लिए यही वैल्यू यील्ड स्ट्रेस के बराबर होती है, ब्रिटल मटेरियल के लिए ये यही वैल्यू अल्टीमेट स्ट्रेस के बराबर। क्योंकि ब्रिटल मटेरियल क्या होता है? ब्रिटल मटेरियल वो मटेरियल होता है जो अब्रप्टली फेल हो जाता है। एक ऐसा मटेरियल से कंक्रीट है, उसको अपन ने क्या किया, खींचा, और वो क्या है, खींचेगा तो है नहीं, वो अचानक से टूट जाएगा। तो कंक्रीट क्या है? ब्रिटल मटेरियल है। और ये जो ब्रिटल मटेरियल होता है ना, ये क्या करता है, इसको, इसके अंदर जो मैक्सिमम स्ट्रेस होता है ये अल्टीमेट स्ट्रेस कहलाता है। ठीक है, अल्टीमेट स्ट्रेस पे वो क्या कर देता है, सीधे टूट ही जाता है। लेकिन यहां पे डक्टाइल मटेरियल में हम क्या करते हैं कि जो यील्ड स्ट्रेस होता है उससे ज्यादा स्ट्रेस को अज्यूम नहीं करते। इससे ज्यादा स्ट्रेस, ये मैक्सिमम स्ट्रेस की वैल्यू है, इससे ज्यादा, क्योंकि मैंने बताया ना कि जब प्लास्टिक कैपेसिटी तक वो पहुंच जाता है तो क्या होता है, उसके इंटरनल के जितने भी फाइबर हैं वो सबके सब यील्ड करते हैं, सबके सब यील्ड कर जाते हैं, लेकिन सबके सब क्या है, टूटते नहीं है, यील्ड करना शुरू कर देते हैं। देखो याद रखो, टूटना अलग चीज होती है, फेलियर इज डिफरेंट। फेल नहीं होते वो क्या करते हैं, अंदर के जितने भी फाइबर हैं, ये वाला जो मैंने एक कर्व बताया था आपको, ये वाला, इस कर्व में अंदर के ये जितने भी फाइबर हैं ये सबके सब यील्ड कर गए, फेल नहीं हुए हैं, खिंच गए हैं, यील्ड स्ट्रेस तक पहुंच चुके हैं। समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस किसके बराबर होगी? यील्ड स्ट्रेस के बराबर। और ब्रिटल मटेरियल में मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस किसके बराबर होगी? अल्टीमेट स्ट्रेस के बराबर। मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? So this was all which I would like to tell you about the load factor। ठीक है, अब आते हैं दोबारा अपनी कहानी पे। हमारी जो कहानी थी वो थी शेप फैक्टर की कहानी, जिसको हमें डिटेल में पढ़ना है। देखिए, लोड फैक्टर से भी सवाल आ सकता है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ी देर बाद। शेप फैक्टर से भी सवाल आ सकता है, लेकिन शेप फैक्टर से ज्यादा सवाल आने की संभावना है, इसलिए उसको हम ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे इस बार। ठीक है, सो मूविंग फॉरवर्ड, शेप फैक्टर, दोबारा से आते हैं शेप फैक्टर पे। शेप फैक्टर मैंने फिर से मैं यहां लिख देता हूं, MP अपॉन MY के बराबर होता है, जो कि ZP अपॉन Z के बराबर होता है। ये चीज मैं दोबारा नहीं एक्सप्लेन करूंगा, यह आपको समझा चुका हूं। ठीक है, अब मैं एक रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए उसके शेप फैक्टर को डिराइव करके दिखाऊंगा आपके सामने। बाकी सेक्शंस के लिए मैं डिराइव नहीं करूंगा, बिकॉज फॉर, मैंने अभी बताया, गेट एग्जामिनेशन एक ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन है, उनको डेरिवेशन में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनको कोर कॉन्सेप्ट में इंटरेस्ट होता है। ठीक है, तो डेरिवेशन जो है वो आप अगर स्किप भी कर देते हैं गेट के एग्जामिनेशन में, एक दो डेरिवेशन पढ़ लीजिए, हर चीज का डेरिवेशन अगर आप लोग पढ़ने जाएंगे तो बहुत बड़ी आफत हो जाएगी। ठीक है, डेरिवेशन पढ़े जाते हैं उन एग्जामिनेशंस में जो कि थ्योरेटिकल होते हैं, जो कि वो एग्जामिनेशंस जो कि मतलब कन्वेंशनल पैटर्न पे होते हैं, जिसमें आपको आंसर लिखना पड़ता है, वहां पे इन डेरिवेशंस को पढ़ने की आवश्यकता है। गेट के लिए इसके ऊपर उतना ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है हमें। ठीक है, तो आगे आते हैं हम लोग। तो ये हमारे पास क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन की वैल्यू जो है शेप फैक्टर की, दिस इज इक्वल टू ZP अपॉन Z के बराबर, और ZP अपॉन Z जो है दिस इज A/2 इंटू Y1 प्लस Y2 बार, और Z इज इक्वल टू I/Y। ये मैं आपको उसके पहले वाली स्लाइड में बता चुका हूं डायरेक्टली, अब मैं और नहीं समय बर्बाद करूंगा। A/2 अगर ये क्रॉस सेक्शन है B,
ये इसका ओवरऑल डेप्थ है d, तो a/2 जो है दिस इज b इंटू डी बाई 2, ये आधा एरिया हो गया क्योंकि ये प्लास्टिक वाली कैपेसिटी के बारे में बता रहा है। तो b इंटू डी बाई 2, और ये न्यूट्रल एक्सिस है हमारे पास, ठीक है। ये प्लास्टिक स्टेट की न्यूट्रल एक्सिस है जो इसको आधे आधे हिस्से में तोड़ रही है। अगर मैं इसी क्रॉस सेक्शन को यील्ड स्टेट पे अगर देखूं तब क्या होगा, ये न्यूट्रल एक्सिस की सीजी से पास करेगी, इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से। कौन सी सेंटर ऑफ ग्रेविटी? इस पूरे क्रॉस सेक्शन की सेंटर ऑफ ग्रेविटी से वो पास करेगी, और इस पूरे क्रॉस सेक्शन की सेंटर ऑफ ग्रेविटी बहुत वो है कि इस पूरे क्रॉस सेक्शन की सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है उससे जो एक्सिस पास कर रही है वही एक्सिस को दो बराबर बराबर हिस्सों में बांट रही है, क्योंकि ये जो क्रॉस सेक्शन है, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन जो होता है, ये सिमेट्रिकल होता है अबाउट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सिमेट्रिकल होता है। इसीलिए यील्ड कंडीशन का जो न्यूट्रल एक्सिस होगा और प्लास्टिक कंडीशन का जो न्यूट्रल एक्सिस होगा, ये दोनों न्यूट्रल एक्सिस एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे, ये दोनों न्यूट्रल एक्सिस एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे। तो पहले न्यूट्रल एक्सिस यहां था और बाद में भी न्यूट्रल एक्सिस वहीं बना रहेगा। मैंने अभी आपको बताया था कि न्यूट्रल एक्सिस शिफ्ट कर सकता है, जरूरी नहीं है कि शिफ्ट करेगा ही। अगर वो न्यूट्रल एक्सिस पहले से उसको दो बराबर हिस्सों में बांट रहा है तो कोई जरूरत नहीं है कि वो न्यूट्रल एक्सिस शिफ्ट करे और उसको नई पोजीशन पे जाना पड़े, ठीक है, क्योंकि मेन एम है कि वो दो बराबर बराबर हिस्सों में इसको बांटे, ठीक है। सो a/2 इज bd/2। अब आते हैं y1 बार की वैल्यू पे। देखो y1 बार मैंने इससे पहले आपको बताया था कि y1 बार इज नथिंग बट इट इज द डिस्टेंस ऑफ द cg ऑफ द टॉप मोस्ट पोर्शन फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस, एंड सिमिलरली y2 बार इज ऑल्सो द डिस्टेंस ऑफ द cg ऑफ द बॉटम पोर्शन। अब क्योंकि ये सिमेट्रिकल है तो y1 बार और y2 बार एक दूसरे के बराबर होने चाहिए, और क्योंकि ये ऊपर वाला हिस्सा है तो बट ऑब्वियस है कि ये जो डेप्थ है ये d/2 के बराबर होगी, तो y1 बार और y2 बार किसके बराबर होंगे? d/4 के बराबर होंगे, क्योंकि ये भी एक रेक्टेंगुलर पोर्शन है, ठीक है, और ये भी एक रेक्टेंगुलर पोर्शन है। अब इन्हीं दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं यहां पे, तो व्हाट आई एम गोइंग टू गेट इज दैट a/2, सॉरी एक मिनट, यहां पे जगह थोड़ी कम पड़ रही है, ये यहाँ पे। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज दिस, हाँ, अब मैं यहाँ पे ZP की वैल्यू को पहले कैलकुलेट कर रहा हूँ। ZP इज इक्वल टू a/2 इज bd/2, दैट इज bd/2, y1 बार इज d/4 एंड y2 बार इज ऑल्सो d/4, दैट इज ये दोनों को ऐड करेंगे तो d/2 हो जाएगा, और फाइनली आंसर आएगा bd²/4। तो ZP की जो वैल्यू है, दैट इज प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस की जो वैल्यू है, दिस इज इक्वल टू bd²/4, ठीक है। अब दूसरी जो वैल्यू है दैट इज नीचे वाले ZP, दैट इज इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस की जो वैल्यू होती है, वो जो वैल्यू है वो आप पहले स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ चुके हैं, और वो वैल्यू मैं यहाँ पे डिराइव नहीं करूंगा, क्योंकि यू नो दैट दिस वैल्यू इज नथिंग बट z is equal to I/y is equal to bd³/12 divided by d/2 is equal to bd²/6, bd²/6। अब कोई मुझसे ये नहीं पूछेगा कि ये दोनों वैल्यूज क्या है क्या नहीं है, ये आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ चुके हैं, मैं इसको यहाँ एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं इसको यहाँ बिल्कुल एक्सप्लेन, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि ये चीज आपको एक बार ब्रशअप करनी है, एक बार ब्रशअप करनी है। आई क्या होता है? आई होता है मॉडुलस, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द न्यूट्रल एक्सिस। ये कौन सी न्यूट्रल एक्सिस है? ये वाली न्यूट्रल एक्सिस है, यील्ड कंडीशन वाली न्यूट्रल एक्सिस। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, एंड y इज द डिस्टेंस ऑफ द टॉप मोस्ट फाइबर और द फारदेस्ट फाइबर फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस। सबसे दूर के फाइबर की जो डिस्टेंस होती है, दिस इज y, ठीक है। अब टू सम अप इन दोनों चीजों को मैं क्या करूंगा, यानी ZB और Z, ये अब मैं इसको दूसरे मार्कर से एक बार दूसरे कलर की, ये रहा Z और ये रहा ZP, इन दोनों वैल्यू को मुझे क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है एक दूसरे से, और जब मैं इन दोनों वैल्यू को डिवाइड करूंगा एक दूसरे से, यहीं पे यहीं कर देता हूं जिससे आपको आसानी जाए।
इन दोनों वैल्यू को जब मैं डिवाइड करूंगा तो शेप फैक्टर की वैल्यू निकल के आएगी, दैट इज बी डी स्क्वायर बाय 4 डिवाइड बाय बी डी स्क्वायर बाय 6 इज इक्वल टू 6 बाय 4 इज इक्वल टू 2 to the 4 2 3 the 6 इज इक्वल टू 1.5. शेप फैक्टर इज 1.5. शेप फैक्टर इज 1.5. अब ये शेप फैक्टर होता है, ये डिफाइन मैंने ये आपके सामने डिराइव कर दिया, इसकी वैल्यू होती है 1.5 के बराबर, और ये जो वैल्यू है ये रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन के लिए मैंने अभी डिराइव किया आपके लिए, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन के लिए। ठीक है, आगे वाली स्लाइड में बताता हूं मैं। तो मैंने पिछली स्लाइड में क्या किया है, आई हैव डिफाइंड द वैल्यू ऑफ शेप फैक्टर। शेप फैक्टर की वैल्यू को मैंने डिफाइन किया रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन के लिए, जो वैल्यू मेरे पास निकल के आई है 1.5। अब इस वैल्यू को थोड़ा एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि शेप फैक्टर की वैल्यू होती है mp अपॉन my के बराबर। तो इससे हम क्या समझ सकते हैं, इससे हम ये समझ सकते हैं कि mp इज इक्वल टू 1.5 टाइम्स my। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं mp इज इक्वल टू my प्लस 0.5 टाइम्स my। तो इसका मतलब क्या है, एक मिनट 0.5 टाइम्स my, इसका मतलब क्या है कि वो जो रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन हमने कंसीडर किया था, उस रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन के अंदर कुछ यील्ड मोमेंट कैपेसिटी तो है, उसके अलावा ये एक्स्ट्रा 0.5 जो है, ये एक्स्ट्रा कैपेसिटी भी उसके अंदर अवेलेबल है, ये एक्स्ट्रा कैपेसिटी भी उसके अंदर अवेलेबल है। और इस एक्स्ट्रा कैपेसिटी को ही मैं नाम देता हूं रिजर्व स्ट्रेंथ ऑफ द क्रॉस सेक्शन बियॉन्ड यील्डिंग। ये रिजर्व स्ट्रेंथ को शो कर रहा है, क्रॉस सेक्शन की रिजर्व स्ट्रेंथ को ये शो कर रहा है। यहां पे समझ रहे हैं मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूं। तो ये जो रिजर्व स्ट्रेंथ है, इसकी वैल्यू हमारे लिए मोस्टली यूजलेस होती है, ज्यादा हमारे लिए काम की नहीं है। अगर हम कितनी ज्यादा रिजर्व स्ट्रेंथ को बढ़ा देंगे, पर इसकी वैल्यू हमारे लिए उतनी काम की नहीं होती। दैट इज वाई वेरी हाई शेप फैक्टर इज नॉट इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल तो नहीं कहूंगा, इट इज नॉट ऑफ एनी यूज, हमारे लिए कोई खास यूज नहीं होता। अगर शेप फैक्टर ज्यादा हो जाएगा तो वो हमारे लिए कोई खास काम का नहीं है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई कि शेप फैक्टर इज नथिंग बट इट शोज द रिजर्व स्ट्रेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर सेक्शन बियॉन्ड यील्डिंग। यील्डिंग के बियॉन्ड कितनी रिजर्व स्ट्रेंथ उसके अंदर हो सकती है। ठीक है, अब इतनी बात समझ में आ गई तो इतना एक और बात समझ लीजिए। जब ये एक एनालिसिस, एक चीज समझ में आ गई तो एक और बात समझो कि शेप फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है, दिस इज इक्वल टू fy इंटू zp, और zp की वैल्यू होती है y1 बार प्लस y2 बार इंटू a/2। तो शेप फैक्टर, किसी भी मटेरियल का शेप फैक्टर किस पे डिपेंड करेगा, उसकी यील्ड मोमेंट कैपेसिटी पे, उसके क्रॉस सेक्शन के एरिया के डिस्ट्रीब्यूशन पे। बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं। 124 कैरेट गोल्ड 100%, इससे बढ़िया चीज आपको कहीं नहीं मिल सकती। क्रॉस सेक्शन के डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करती है, समझ रहे हैं। शेप फैक्टर की अगर आपसे कोई पूछे तो कि शेप फैक्टर किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, तो वो जो फैक्टर्स हैं, वो एक फैक्टर है उसके यील्ड मोमेंट कैपेसिटी पे, मटेरियल की यील्ड मोमेंट कैपेसिटी पे। ये मटेरियलिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक है, और ये जो है ये क्रॉस सेक्शन की कैरेक्टरिस्टिक है। इन दोनों चीजों पे शेप फैक्टर डिपेंड करता है। सवाल आ सकता है, आया भी है, ईएस में आया है, प्रीवियस ईयर में आपको डायरेक्टली आप जाके देख सकते हो, शेप फैक्टर के फैक्टर्स के बारे में पूछा जा चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शेप फैक्टर के बारे में एक और चीज हम लोग थोड़ा देखें। अब जब इतना समझ में आ गया तो अब कुछ रिजल्ट्स है या कुछ वैल्यूज हैं जो हमें याद रखनी है शेप फैक्टर की।
वो वैल्यूज मैं आपके सामने यहाँ पे लिख रहा हूं। आप भी सुकून से उनको एक जगह नोट कर लीजिए। हालांकि बाकी चीजें भी आपने नोट करी होंगी, मेरे को पूर्ण विश्वास है, पर ये चीज को और ज्यादा डिलीजेंटली और ज्यादा ध्यान से आपको नोट करना है। तो जो वैल्यू मैं आपके सामने अभी रखने वाला हूं, उस वैल्यू को आप जरा नोट कर लें। मैं मल्टीपल क्रॉस सेक्शन की वैल्यूज को आपके सामने यहां पे रखूंगा। सबसे पहले आई सेक्शन, इसके लिए शेप फैक्टर की जो वैल्यू होती है सबसे कम होती है। ये वैल्यू होती है 1.12 के बराबर। बेसिकली 1.1 से लेकर 1.2 के बीच में वेरी कर सकती है, ठीक है। दूसरी होती है एक रिंग सेक्शन। एक रिंग का जो सेक्शन होता है वो जो होता है, इसके लिए जो शेप फैक्टर की वैल्यू होती है दिस इज 1.27 के बराबर। फिर आता है या तो एक रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन और या फिर एक आई सेक्शन जो कि टेढ़ा रखा हुआ है। आई सेक्शन जो कि टेढ़ा रखा हुआ है, इसके लिए जो शेप फैक्टर की वैल्यू होती है दोनों सेक्शंस के लिए 1.5 के बराबर होती है। आगे बढ़ते हैं। एक सर्कुलर सेक्शन, पूरा एक सर्कुलर भरा हुआ सेक्शन, इसके लिए शेप फैक्टर की वैल्यू होती है 1.7 के बराबर। फिर आएगा एक डायमंड सेक्शन। डायमंड सेक्शन ऐसा होता है, ये बेसिकली एक स्क्वायर है जिसको हमने घुमा के रख दिया। ये स्क्वायर है जिसको हमने उसके डायगोनल के अबाउट घुमा के सीधा रख दिया। इसके लिए शेप फैक्टर की वैल्यू होती है 2 के बराबर होती है। 2 के बराबर होती है ये वैल्यू। अब देखिए, एमपी स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज के कन्वेंशनल में ये सवाल आ चुका है प्रीवियस में। अगर आप कन्वेंशनल की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि इस सेक्शन के शेप फैक्टर का डेरिवेशन आपसे पूछा जा सकता है। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो इसके डेरिवेशन वो लोग जो स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए या इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन के कन्वेंशनल की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हाईली रिकमेंडेड है कि इस सेक्शन के डेरिवेशन को जरूर पढ़ लीजिएगा। मैं यहाँ डिस्कस इसलिए नहीं करूंगा बिकॉज आई एम टीचिंग फॉर गेट। अगर मैं कन्वेंशनल लेवल के लिए पढ़ा रहा होता तो मैं इसको भी डिस्कस करता, ठीक है। सो मूविंग फॉरवर्ड, आखिरी क्रॉस सेक्शन जो है, दिस क्रॉस सेक्शन इज ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन। इसके लिए शेप फैक्टर की वैल्यू होती है 2.34 के बराबर। यहां थोड़ी जगह नहीं बची, 2.34 के बराबर होती है। सो बेसिकली व्हाट वी कैन सी इज, अगर आपसे पूछा जाए इस पूरे रिजल्ट्स को देख के कि सर हमें ये बताए कि सबसे मिनिमम शेप फैक्टर किसका है, तो आप क्या कहेंगे? आई सेक्शन का है। मैक्सिमम शेप फैक्टर किसका है, तो आप किसका कहेंगे? ट्रायंगुलर सेक्शन का है। अगर आपसे पूछा जाए कि आई सेक्शन के जो शेप फैक्टर वो कैसे चेंज करेगा, अगर उसका ओरिएंटेशन चेंज करेगा, तो हमें कहना है कि शेप फैक्टर की वैल्यू 1.12 से बढ़ के 1.5 तक चली जाएगी, ठीक है। तो इसी प्रकार के कुछ इंटरप्रिटेशंस हमें देखने को मिलते हैं यहाँ पे। तो आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड ऑल द कॉन्सेप्ट्स व्हिच आई हैव डिस्कस्ड अंटिल नाउ। ये सारी चीजें थी जो शेप फैक्टर से रिलेटेड आपसे पूछी जा सकती है। मैंने एक भी चीज ऐसी नहीं है जो छोड़ दी है। शेप फैक्टर से रिलेटेड आपसे सारे सवाल बन जाएंगे शेप फैक्टर से रिलेटेड, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि गेट के पेपर में प्लास्टिक एनालिसिस काफी हाई लेवल में पूछा जाता है, तो शेप फैक्टर से रिलेटेड जो भी सवाल आएगा वो आपसे बन जाना चाहिए, जहां तक मैंने अभी तक पढ़ाया है, ठीक है। ये है। अब एक क्वेश्चन है वो मैं आपको यहाँ पे जरूर मैं आपको बताना चाहूंगा। ये लोड फैक्टर से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो मैं आपको बताऊंगा। तो इस क्वेश्चन को लिख लीजिए। क्वेश्चन है, फॉर अ रेक्टेंगुलर सेक्शन द शेप फैक्टर इज 1.5, ये तो पता है सबको। द परमिसिबल बेंडिंग stress is 0.66 times Fy. Fy is the yield stress. Find the load factor. लोड फैक्टर बताइए कितना है लोड फैक्टर। तो लोड फैक्टर, इसको सॉल्व करते हैं हम इस क्वेश्चन को। मैंने बताया था इससे पहले वाले उसमें आपको कि लोड फैक्टर इज नथिंग बट द फैक्टर ऑफ सेफ्टी मल्टीप्लाइड बाय शेप फैक्टर।
फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज नथिंग बट, क्योंकि एक कुछ भी मटेरियल नहीं दिया हुआ तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी को हम यील्ड स्ट्रेस, क्योंकि स्टील पढ़ रहे हैं तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि डक्टाइल मटेरियल के बराबर है, यील्ड स्ट्रेस डिवाइड बाय परमिसिबल स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाय शेप फैक्टर, क्योंकि हमारे पास गिवन कितना है 1.5 के बराबर। परमिसिबल जो स्ट्रेस है दिस वैल्यू इज गिवन एज 0.66 टाइम्स Fy के बराबर। तो 0.66 टाइम्स Fy को अगर मैं देखूं तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं so this comes out to be 3/2, 2/3 sorry, this is equivalent to 2/3 times Fy। तो 2/3 टाइम्स Fy को मैं यहाँ जब पुट करूंगा तो Fy डिवाइड बाई 2/3 टाइम्स Fy मल्टीप्लाइड बाय 1.5 आ जाएगा। तो मेरे पास ये Fy से Fy कैंसिल हो गया, ये आ गया 3/2 मल्टीप्लाइड बाय 1.5, 1.5 और 1.5 को जब मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास वैल्यू आएगी 2.25 एंड दिस वैल्यू इज नथिंग बट द लोड फैक्टर। लोड फैक्टर इज इक्वल टू 2.25 एंड योर क्वेश्चन इज सॉल्व्ड। ठीक है, सो दिस वाज एक क्वेश्चन हो गया आपका। अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग आगे। अगला सवाल क्या है, एक और सवाल है, ये भी लिख लो। अगला सवाल क्या है, इस सवाल को और लिख लो। क्वेश्चन, एक ट्रायंगुलर एरिया है, उसमें हमें निकालना है कि कितनी कंप्रेसिव फोर्स जनरेट हो रही है। देयर इज अ ट्रायंगुलर एरिया which has reached the plastic moment कैपेसिटी, या प्लास्टिक मोमेंट तक वो रीच हो गया, तो हमें बताना है कि ये इसके अंदर कितनी कंप्रेसिव फोर्स जनरेट हो रही है। विच हैज रीच्ड, इसको थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं इससे क्या समझ में आए, मैंने थोड़ा सा जल्दीबाजी में लिख दिया, आराम से लिखते हैं। अ ट्रायंगुलर सेक्शन हैज reached the plastic state, find the compressive force developed in the section। मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी खराब है पर जो मैंने बोला है उससे आप इस चीज को समझ पाएंगे। सॉल्यूशन करते हैं इस क्वेश्चन का हम। एक ट्रायंगल है जो प्लास्टिक स्टेट तक पहुंच चुका है, यानी जिसके अंदर जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है वो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इस प्रकार का है। ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूं, है ना, ये होता है। और मैं ये भी बता चुका हूं कि जो न्यूट्रल एक्सिस है ये क्या करेगी, इस पूरे ट्रायंगल को दो हिस्सों में बांटेगी और ये दोनों हिस्से होते हैं, ये आधे आधे होते हैं ओवरऑल हिस्सों के। यानी ये अगर इसका बेस है और ये अगर इसकी हाइट है h, तो ये ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा, ये जो दोनों हिस्से हैं बोथ दीज एरियाज आर इक्वल, बोथ दीज एरियाज आर इक्वल। तो अगर हम देखें कि ऊपर वाले एरिया को अगर हम सिर्फ कंसिडर करें तो हमें पता है कि ये जो एरिया है ऊपर वाला, ये एरिया को अगर मैं इस कांस्टेंट स्ट्रेस से मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि ये कांस्टेंट स्ट्रेस लग रहा है इस पूरे एरिया में, तो मुझे फोर्स की वैल्यू मिल जाएगी, कंप्रेसिव फोर्स की। यही तो करते थे हम, फोर्स इज इक्वल टू स्ट्रेस इनटू एरिया, यही तो करते थे। अब क्योंकि स्ट्रेस क्या है, कांस्टेंट बना हुआ है थ्रू आउट द डेप्थ, तो इस स्ट्रेस की वैल्यू Fy के बराबर हो जाएगी। और एरिया जो है, ये एरिया हमारे पास ओवरऑल क्रॉस सेक्शनल एरिया का आधा हो जाएगा, यही तो होगा ओवरऑल क्रॉस सेक्शनल एरिया का आधा। अब ओवरऑल क्रॉस सेक्शनल एरिया किसके बराबर है, ओवरऑल क्रॉस सेक्शनल एरिया इज नथिंग बट हाफ बेस इनटू हाइट, यही तो है ओवरऑल क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो कंप्रेसिव फोर्स को मैं डायरेक्टली ये नहीं लिख सकता हूं क्या, कंप्रेसिव फोर्स को मैं डायरेक्टली ये नहीं लिख सकता हूं क्या कि दिस कंप्रेसिव फोर्स विच इज जनरेटेड इन दिस क्रॉस सेक्शन इज नथिंग बट Fy multiplied by BH/4। तो जितनी कंप्रेसिव फोर्स यहां से जनरेट होगी उतनी ही टेंसाइल फोर्स भी यहां पे जनरेट होनी चाहिए, तभी तो जाके इक्विलिब्रियम इसमें मेंटेन हो पाएगा, ऐसा है। तो कंप्रेसिव फोर्स और टेंसाइल फोर्स ये दोनों बराबर होंगी और इसकी वैल्यू होगी कंप्रेसिव और टेंसाइल फोर्स की Fy into BH/4।
दिस इज द वैल्यू विच वी वुड लाइक टू आस्क इन दिस क्वेश्चन, जो इस क्वेश्चन में पूछी गई है, कंप्रेसिव और टेंसाइल फोर्स की वैल्यू। सिमिलरली आप दूसरे किसी भी सेक्शन के लिए कंप्रेसिव और टेंसाइल फोर्स की वैल्यू को निकाल सकते हैं बहुत आराम से। बस क्या करना है, स्ट्रेस यानी Fy यानी यील्ड स्ट्रेस को मल्टीप्लाई करना है उस पूरे क्रॉस सेक्शन के आधे से, बस उसको कर दीजिए तो आपको टोटल कंप्रेसिव और टेंसाइल फोर्स की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड। अब क्या है, हाँ एक क्वेश्चन और, आखिरी क्वेश्चन आज के लिए आप कर लीजिए, फिर कल से हम लोग मैकेनिज्म पे आएंगे। आज के लिए आखिरी क्वेश्चन कर लीजिए, आखिरी क्वेश्चन आज का। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन इलास्टिक एंड प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस फॉर द गिवन क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन बना लो। ये क्रॉस सेक्शन है, यहाँ पे 100 mm है, यहाँ पे ये 20 mm है, यहाँ पे ये इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट के बीच में दिस इज ऑल्सो 100 mm, दिस इज 20 mm, है ना। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि सर बताइए कि इसमें इलास्टिक और प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस के बीच में डिस्टेंस कितनी है। ठीक है, डिस्टेंस कितनी है। अब देखो इसको पूरी तरीके से सॉल्व करना एक तरीका होता है और एक तरीकी होती है द गेट अप्रोच। गेट अप्रोच क्या कहती है कि हमें शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हमें सबसे शॉर्टेस्ट रूट के बारे में समझना है। तो पहले तो इस क्रॉस सेक्शन को ढंग से देखो। ये एक सिमेट्रिकल क्रॉस सेक्शन है जो कि x और y दोनों के अबाउट सिमेट्रिकल है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, मैं इस क्रॉस सेक्शन को डायरेक्टली देख के ये बता सकता हूं कि ये जो व्हाइट लाइन जिससे मैं आपको शो कर रहा हूं, ये व्हाइट लाइन इस क्रॉस सेक्शन को के एरिया को दो बराबर हिस्सों में बांट रही है, यानी A1 और A2 ये जो एरिया है दोनों बराबर है। बिल्कुल सही बोल रहा हूं, गलत तो नहीं बोल रहा हूं, है ना। तो ये जो व्हाइट लाइन है इसको मैं न्यूट्रल एक्सिस का नाम दे सकता हूं क्या, प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस का नाम। कुछ गलत बोल रहा हूं क्या मैं? प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस क्या करता था, उस क्रॉस सेक्शन को दो बराबर हिस्सों में बांट देता था। तो यहाँ पे अगर मैं इस व्हाइट लाइन को देख रहा हूं तो ये वही व्हाइट लाइन तो है जो इस पूरे क्रॉस सेक्शन को दो बराबर हिस्सों में बांट दे रही है। तो अगर ये दो बराबर हिस्सों में बांट दे रही है, इसका मतलब ये है कि यही तो होगा प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस, और क्या होगा, यही होगा, है ना। तो वी हैव फाउंड दैट द प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस लाइज एट अ डेप्थ ऑफ 20 mm फ्रॉम द टॉप, एट अ डेप्थ ऑफ 20 mm फ्रॉम द टॉप फाइबर। इतना तो हमें मालूम चल गया, है ना। अब आते हैं इलास्टिक न्यूट्रल एक्सिस पे, क्योंकि हमें तो डिस्टेंस चाहिए दोनों के बीच में सर, इलास्टिक न्यूट्रल एक्सिस पे। तो इलास्टिक न्यूट्रल एक्सिस हमने क्या बोला था कि इट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर हमें निकालनी है किसी भी क्रॉस सेक्शन की, तो हम किसका उपयोग करते हैं, हम उपयोग करते हैं वेरिगॉन्स थ्योरम का। वेरिगॉन थ्योरम क्या था, ओ फर्स्ट ईयर में मैकेनिक्स में कहीं कुछ पढ़ा होगा हमने, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स नाम का एक सब्जेक्ट होता है, उस सब्जेक्ट में वेरिगॉन थ्योरम के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, वेरिगॉन थ्योरम के उपयोग करके हम इसको निकालेंगे। अब क्या होता है क्या नहीं होता इस टर्मिनोलॉजी में नहीं जाना है हमें, ना हमें वेरिगॉन थ्योरम का उपयोग आएगा, तो उससे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। नहीं भी लिख रहे हो तो कोई जरूरत नहीं है उसकी, बस आप समझ लो कि कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो निकालेंगे ऐसे कि हम अज्यूम करते हैं कि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ है और इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ है। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, हम करेंगे इस पूरे एरिया को एक जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड मान लेंगे। तो जो एक जगह है, अज्यूम कर लेते हैं कि वो जो पॉइंट है वो कुछ ये पॉइंट है, ये येलो से रिप्रेजेंट किया। ये जो डिस्टेंस है इसकी टॉप में से, दिस डिस्टेंस इज सम y बार। तो ये जो मोमेंट होगा इस रेफरेंस एक्सिस से, ये रेफरेंस एक्सिस में अज्यूम करके चलता हूं, तो a इंटू वाई बार इज नथिंग बट a1 y1 बार प्लस a2 y2 बार। a1 क्या है, ये a1 ये है एरिया a1 और ये है एरिया a2। y1 क्या है, y1 is the distance of the center of gravity of this area from the topmost neutral axis and y2 is the distance of the
ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दिस A2 एरिया फ्रॉम दिस न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, अब आते हैं एक एक टर्म को। A1 की वैल्यू कितनी है, 100 इंटू 20 के बराबर। सिमिलरली अभी y1 छोड़ दो, A2 की वैल्यू कितनी है, A2 की वैल्यू भी उतनी है 100 इंटू 20 के बराबर। तो उसको मैं कॉमन निकाल सकता हूं बाहर, कॉमन निकाल सकता हूं बाहर इस पूरे उससे। मैथमेटिक्स का एक सिंपल सिद्धांत है कि मैं इसको कॉमन निकाल सकता हूं अगर A1 और A2 एक दूसरे के बराबर है तो। अब y1 बार की वैल्यू देखो, क्योंकि ये एक रेक्टेंगुलर है तो इसके मिड पॉइंट पे ये आ जाना चाहिए, मिड डेप्थ पे। तो y1 वैल्यू की वैल्यू हो गई 10। और अब आते हैं इस वाले पॉइंट पे, इसके मिड पॉइंट यानी ये यहां से लेकर यहां तक 50 mm हो गया, इसका मिड पॉइंट है। और 20 ये, यानी 50 प्लस 20 70। और ओवरऑल क्रॉस सेक्शन हमारे पास किसके बराबर है, 2 टाइम्स 100 इंटू 20 के बराबर है, क्योंकि दो हिस्से हैं इसके 100 इंटू 20 के। और ये y बार के बराबर हो गया। 100 इंटू 20, 100 इंटू 20 दोनों कैंसिल हो गए, तो y बार की वैल्यू आ गई 10 प्लस 70 इज 80 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू कितने के बराबर हो गया, दिस इज 40 के बराबर हो गया, 40 mm के बराबर। तो हम कह सकते हैं कि इस पूरे एरिया का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो टॉप से 40 mm की दूरी पे लाई कर रहा है। अब आओ बात पे, बात क्या थी, हमने इससे पहले ये चीज आपको बताई थी कि न्यूट्रल एक्सिस अबाउट, दैट इज इलास्टिक न्यूट्रल एक्सिस जो होती है वो हमेशा सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द ओवरऑल क्रॉस सेक्शन के से पास करती है। तो इलास्टिक न्यूट्रल एक्सिस ये लाल लाइन से रिप्रेजेंट होगी क्योंकि ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास कर रही है, और ये जो सफेद लाइन है ये हमें शो कर रही है प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस। अब प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस जो है वो टॉप से 20 mm की डेप्थ पे है, और इलास्टिक न्यूट्रल एक्सिस जो है ये टॉप से 40 mm की डेप्थ पे है। तो इन दोनों एक्सिस के बीच की दूरी कितनी है, यही तो पूछा गया सवाल में। इन दोनों एक्सिस के बीच की दूरी कितनी है, इन दोनों एक्सिस के बीच की दूरी रह गई 20 mm। तो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज, द सॉल्यूशन टू दिस क्वेश्चन इज 20 mm। यानी इस पूरे एक्सिस में, इस पूरे क्रॉस सेक्शन के इलास्टिक और प्लास्टिक इन दोनों न्यूट्रल एक्सिस के बीच की जो डिफरेंस है दैट इज 20 mm। ठीक है, सो आई होप यू पीपल लाइक दिस वीडियो। आई थैंक यू ऑल टू बी पेशेंट इनफ टू लिसन टू all the stories which I have told you today, and I hope that you have understood each and every concept which I have tried to deliver today। ऐसे ही अगर आपको ये चीजें समझ में आ गई हैं तो कृपया कर एक लाइक बटन है नीचे, उस पर एक बार अच्छे से क्लिक कर दो, तो मैं उससे ये चीज समझ जाऊंगा कि आपको आज की क्लास में सबको समझ में आ गया। ठीक है, और अपने जितने भी दोस्त हैं जो लोग गेट की तैयारी कर रहे हैं और जिन लोगों को प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है उन लोगों को ये वीडियोस बिल्कुल शेयर करने हैं। ठीक है, इतनी हमारी आपसे अपेक्षा रहेगी, और मैं आपको मिलूंगा अगले लेक्चर में। आई थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग टू मी। होप यू पीपल स्टे सेफ, इंडोर रहिए, अंदर रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए, और मैं आपको मिलूंगा अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।